चलिए अब हम बात करते हैं कठोर एवं मृदु जल क्या होता है। कठोर एवं मृदु जल, इसी को हम बोलते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अभी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि भाई पानी कठोर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ये तो मालूम है कि पानी जो होता है वह सॉफ्ट ही होता है, अर्थात कि द्रव अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में भी होता है, गैस अवस्था में भी होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता। तो ये कठोरता से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे हम ये समझे कठोरता क्या होती है। तो कठोरता के मापदंड की अगर मैं बात करूं कि कठोरता पानी में क्या होती है, इसके लिए हम एक चीज समझे कि यदि आप घर में कपड़े धोते हो और कपड़े धोते समय आपके पानी में जो साबुन होता है, कपड़े धोने के साबुन सभी के घर में है, कपड़े धोते समय वो साबुन यदि झाग उत्पन्न नहीं कर रहा तो आप समझ जाइए कि पानी क्या है, कठोर है। अब ऐसा क्यों, मैंने क्या बात की कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर, अर्थात कि जो पानी जितना ज्यादा झाग को उत्पन्न होने से रोकेगा वो पानी क्या होगा, उतना कठोर होगा, या सॉप को कंज्यूम करेगा, मतलब कि झाग को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, यानी कि उसको उत्पन्न नहीं होने देगा, या प्रिवेंट द लेदरिंग, या हम सिंपल सी कहते हैं कि वो झाग उत्पन्न होने से रोकता है, या जो पानी झाग उत्पन्न नहीं होने देता, आप किसी भी रूप से बोल सकते हो। तो क्या बात करी कि जिस पानी में साबुन आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है वह पानी क्या होता है, हार्ड होता है, और जिस पानी में साबुन झाग उत्पन्न करता है वो पानी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे हम बात करें कि जो हार्डनेस की हम बात करते हैं, कठोरता होने के पीछे एक कारण है कि यहाँ पे कैल्शियम का सभी ने नाम सुना है, और दूसरी बात आपने मैग्नीशियम का भी नाम सुना होगा। इसके कुछ साल्ट, या मैं बोल सकता हूँ कि इसके बाइकार्बोनेट, सल्फेट वगैरह जो इनके लवण होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं और इनके कारण जल में कठोरता उत्पन्न होती है। जैसे मैं बात करूं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक, तो ये क्या है, इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, या मैं बोल सकता हूं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है, ये लवण, ये कैल्शियम का लवण है, ये मैग्नीशियम का लवण है, जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, घुलनशील। अब ये जल में घुलनशील होते हैं और इनके कारण जल में क्या होती है, कठोरता होती है। इनके कारण क्या होती है, जल में कठोरता होती है, और ये पानी में साबुन के द्वारा झाग उत्पन्न नहीं होने देते हैं। अब कैसे नहीं होने देते हैं इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। पहले हम उन लवणों के बारे में बात कर लें। तो ये तो हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसी प्रकार से होता है कैल्शियम सल्फेट, इसी प्रकार से होता है मैग्नीशियम सल्फेट, इसी प्रकार से होता है कैल्शियम क्लोराइड, इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये कुछ साल्ट होते हैं जिनके कारण की जल में कठोरता होती है। अब ये झाग क्यों नहीं उत्पन्न कर देती, इसके पीछे क्या राज है। तो हम जानते हैं कि जो साबुन होता है, साबुन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे साबुन की बात करूं, चलो मैं यहाँ पे साबुन की बात करता हूं। साबुन क्या होता है, C17H35 COO, ये क्या है, ये है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, मतलब सोडियम की लंबी चेन है, यानी कि सोडियम का वसीय अम्ल है। मैं इसको सिंपल से बोल सकता हूं कि सोडियम का वसीय अम्ल है। ये क्या है, साबुन का फार्मूला है। यहाँ पे सोडियम के जगह कैल्शियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, तो मैं यहाँ सिर्फ सोडियम की बात करता हूं। तो ये क्या है, सोडियम। अब हम जानते हैं कि जब पानी में मान लीजिए कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है,
कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील अवस्था में है। ठीक, तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम होगा, ये कैल्शियम इस सोडियम को क्या करेगा, यहां से रिप्लेस कर देगा। सोडियम के कारण झाग उत्पन्न होता है, ये रिस्पॉन्सिबल काय के लिए होता है, झाग के लिए। अब जब यहां पे कैल्शियम अटैच हो जाएगा तो क्या आपका साबुन झाग उत्पन्न कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम क्या करता है, इस सोडियम को रिप्लेस कर देता है। तो क्या रिएक्शन बनेगी, अब यहां पे हम जानते हैं कि इसकी हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, 2 की। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे यहां पे कैल्शियम आता है तो हम लिखे C17H35 COO ब्रैकेट बंद, यहां पे 2 और यहां पे हम बात करें का क्या, कैल्शियम। क्या लिखे, कैल्शियम। तो आपका जो सोडियम था वो किसके द्वारा रिप्लेस हो गया, कैल्शियम के द्वारा रिप्लेस हो गया। अब यहां पे हम क्या देखते हैं, Na2HCO3। तो इस प्रकार यहां पे Na प्लस, अब यहां पे Na प्लस, यहां पे 2 Na प्लस जो कि यहां से आए। अब ये क्या है, इस कारण यहां पे झाग उत्पन्न नहीं होती। अब ये हम माने कि भाई साबुन क्यों झाग उत्पन्न नहीं करने देता, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि झाग उत्पन्न नहीं होने का रीजन ये है कि इसमें जो सोडियम होता है वो कैल्शियम के द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह झाग उत्पन्न नहीं करने देता। चलिए, यहाँ पे हमने एक बात तो सीखी कि भाई कठोर जल क्या होता है। ये चीज हम बता चुके कि यदि पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, उनके कारण जल में क्या होती है, कठोरता होती है। उसका रीजन हमने बता दिया कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो जल में घुलनशील अवस्था में इनके लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण कि जल में कठोरता होती है। कठोरता कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने एक सिंपल सी बात कही दी कि भाई जिस पानी में साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है वह पानी कठोर होता है। अब फिर सॉफ्ट जल क्या होता है, तो सॉफ्ट जल के बारे में हम सिंपल सी बोल सकते हैं कि भाई जिसमें ये लवण नहीं पाए जाएंगे, यानी कि कैल्शियम के लवण मैग्नीशियम के लवण जिसमें नहीं पाए जाएंगे, वो पानी क्या होता है, मृदु जल होता है, सॉफ्ट जल होता है। तो मृदु जल के तो हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि मृदु जल का सिंपल सी बात है कि जिसमें ये लवण नहीं होंगे और जो पानी बढ़िया झाग उत्पन्न करेगा, साबुन अच्छे घुलेगा, झाग उत्पन्न करेगा, तो मृदु जल होगा। कठोरता की बात होती है, कठोरता के कारण हमने देखे कि कारण किसके कारण होती है, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण इसमें कठोरता होती है। अब कठोरता के प्रकार, तो कठोरता 2 प्रकार की होती है। कठोरता के प्रकार 2 प्रकार की, इसमें हम पहली बात कर लेते हैं अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, और दूसरी बात होती है परमानेंट यानी कि स्थायी कठोरता। कठोरता इसको बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस, और ये होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक, तो स्थायी हार्डनेस और या हम बात करें कि जो अस्थायी कठोरता की बात करें या स्थायी कठोरता की बात करें, तो ये क्या होती है, इसके बारे में समझे कि जो अस्थायी कठोरता होती है, ये यदि हम पानी को उबालते हैं, यानी कि जिस पानी में कठोरता हो, और ऐसे कठोर पानी जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, मतलब कि अस्थायी कठोरता जिसके कारण होती है, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इनके कारण जो कठोरता होती है इसको हम बोलते हैं क्या,
इसके कारण जो कठोरता होती है इसको क्या बोलते हैं हम? अस्थायी कठोरता। और इनको हम पानी को अगर सिंपल गर्म करते हैं तो इस प्रकार की कठोरता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो क्या चीज क्लियर हुई? अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, वह अस्थायी प्रकार की कठोरता होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसे पानी को उबालते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाते हैं? यह कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रेट में यह परिवर्तित हो जाते हैं और इनके अवक्षेप को हम आराम से अघुलनशील अवक्षेप में यह बदल जाते हैं। स्थायी कठोरता, यदि हम पानी को गर्म करते हैं और पानी को गर्म करने पर भी वह कठोरता नहीं जाती है, यानी कि ये कठोरता नहीं होती है, तो उनमें हम बोल सकते कि यह परमानेंट हार्डनेस होती है। और यह हार्डनेस किस कारण होती है? यह होती है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि के द्वारा इनको हम उबालने कर भी इनको हम दूर नहीं कर सकते हैं। ये कठोरता उबालने पर भी नहीं जाती है, जिसके कारण कि इसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी कठोरता। तो इनको इस प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए हमें कुछ स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो वो केमिकल कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो अब हम बात करें, दो चीज़ों को समझ चुके हैं कि अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता वो होती है जो यदि हम पानी को उबाल देते हैं और वो कठोरता उसमें समाप्त हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि इसमें अस्थायी प्रकार की कठोरता होती है, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। दूसरी बात हम करते हैं कि स्थायी कठोरता, जिसको परमानेंट हार्डनेस भी बोलते हैं, इस प्रकार की जो कठोरता होती है, इसमें यदि हम पानी को उबालते हैं और वो कठोरता समाप्त नहीं होती, तो हम समझ ले कि इसमें जो है यह परमानेंट या कि स्थायी प्रकार की कठोरता है। और इसको दूर करने के लिए हमें कुछ विशेष रासायनिक विधियों की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण कि हम इनकी कठोरता को दूर कर सके। तो हम उन रासायनिक विधियों को पढ़ेंगे जिसके कारण की कठोरता दूर होती है। पहले हम बात करेंगे स्थायी कठोरता को, किस प्रकार अस्थायी प्रकार की कठोरता को हम कैसे दूर करें, फिर हम देखेंगे स्थायी कठोरता। तो चलिए बात करते हैं अस्थायी कठोरता। देखो, अस्थायी कठोरता को दूर करना किसके कारण है जान ही चुके हैं। यदि मैं कैल्शियम और यहां हम बात करें बाइकार्बोनेट को, हम सिंपल क्या कर रहे हैं? इस पानी को उबाल रहे हैं, ठीक। अब इस पानी को उबाल रहे हैं तो क्या होगा? ये वाली जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है यह काय में परिवर्तित हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहां पे मैं CO2 की बात करता हूं, यहां पे मैं H2O की बात करता हूं। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? जल का अणु है। अब यहां पे देखिए कि अब जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था वो काय में परिवर्तित हो गया, यह कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण कोई पानी में घुलनशीलता मतलब कि हार्डनेस नहीं होती है। तो यहां पे हम बात करें कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यह अघुलनशील होता है। अब यहां पे हम बात करें कि यहां पे जो घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट थे वह अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो गया और इसके कारण जल में कोई हार्डनेस नहीं होती है। और इस प्रकार यह क्या होता है? नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जिसको कि हम छान के भी अलग कर सकते हैं। तो इसको मैं बोलता हूं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। अब दूसरी मैं बात करता हूं, यहां पे क्या हो गया? यह इसकी कठोरता सिर्फ पानी को हम उबालते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। अब हम दूसरी बात करें दूसरे प्रकार की, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट।
अब ये वाली कठोरता को दूर करना है तो ये भी क्या होगी, सिंपल यदि हम पानी को उबालते हैं, उबालने पर यहां पे लिखता हूं उबालने पर क्या होगा, यहां पे Mg OH2 प्लस हम बात करते हैं, CO2 प्लस हम बात करते हैं H2O। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो MgOH ये घुलनशील अघुलनशील होता है, ये अघुलनशील कार्बोनेट है, ये भी अघुलनशील है। तो इनके कारण अब कोई पानी में हार्डनेस नहीं होती। हार्डनेस किसके कारण होती है, इनके बाइकार्बोनेट के द्वारा, जो कि हमने इनको उबाला और उबालने के कारण यह कैल्शियम कार्बोनेट में और ये मैग्नीशियम हाइड्राइड में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो जिसके कारण कि इसमें अब कोई हार्डनेस नहीं होती है। CO2 यहाँ पे 2 बैलेंस करें और इस प्रकार से यह रिएक्शन हो गई। तो ये हो गई अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां। हमने क्या देखा कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमें यदि हम पानी को उबालते हैं और इसमें इस प्रकार के कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो यह क्रमशः कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्राइड में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार से अस्थायी कठोरता को हम सिंपल पानी को हम गर्म करते हैं तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं या हार्डनेस को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन कब, जब इसमें सिर्फ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होगा तब। यदि इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड यदि ये लवण हो तो हम इसको इस विधि के द्वारा, या मैं बोल सकता हूं कि सिंपल उबालने पर वो कठोरता नहीं जाएगी। उसके लिए विशेष प्रकार की रासायनिक जो मेथड होती है या केमिकल ट्रीटमेंट होती है, हमें रासायनिक उपचार की जरूरत पड़ेगी। वो हम देखेंगे अलग प्रकार की, कि जो टेम्पररी मतलब जो परमानेंट हार्डनेस होती है इसको हम कैसे दूर करें। अभी हम सिर्फ अस्थायी कठोरता की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक विधि हो गई अस्थायी कठोरता को दूर करना, काय के द्वारा, उबालने पर, पानी को गर्म करने पर, या सिंपल सी बात कर सकता हूं पानी को। ये पहली विधि में क्या देखे हम, यहां पे मैं इसको ये कर देता हूं, ये पानी को उबालने, या हम बोल सकते सिंपल सी लैंग्वेज में कि पानी को गर्म करने पर क्या हुआ, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में यह परिवर्तित हो जाता है। अब एक और देखते हैं कि दूसरे कौन सी विधि है जिसके कारण कि हम अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो ये एक हमने सिंपल सी बात की कि पानी को उबाल के। अब मैं दूसरी यहाँ पे एक विधि और बताता हूं जिसको बोलते हैं क्लार्क के मेथड। क्लार्के ने इस विधि को बताया था, इसलिए इस विधि का नाम या इस मेथड का नाम क्या है, क्लार्के मेथड। और क्लार्के ने क्या बताया था, इन्होंने ये बोला था कि यदि हम बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने को यदि हम इसमें मिलाते हैं तो क्या होता है, यह कठोरता आसानी से दूर की जा सकती है। तो दूसरी मैं बात करता हूं क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में क्या यूज करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं कैल्शियम OH, इसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना या लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना है और इसका उपयोग करते हैं हम इस कठोरता को दूर करने के लिए। तो हम बात करें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की कार्बनेस, तो देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, बुझे हुए चूने की। ठीक, तो कैसे दूर होगी, यहां पे मैं दूसरा लिख लेता हूं साल्ट MgHCO3
2 और यहाँ पे भी हम बात करते हैं H CO OH और 2। इनको हमें दूर करना है क्लार्के विधि के द्वारा और उपयोग क्या कर रहे हैं हम CaOH2 यानी कि बुझा हुआ चूना। अब इस बुझे हुए चूने के लिए हम यहाँ पे बात करें कि किस प्रकार से यह कठोरता दूर होगी। तो यहाँ पे भी वही होगा कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है यह काय में परिवर्तित हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। अब देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि दो कितने कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे 2 कैल्शियम कार्बोनेट, यह इसका क्या पदार्थ होगा अवक्षेप, ठीक, इसको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं, प्लस 2H2O। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस हो जाएगी, ठीक। 2 कैल्शियम CO2 CO3 यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे हम जल की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन देख लीजिए कितने हैं 2, और यहाँ पे देख लीजिए कितने हैं 2। यहाँ पे हम बात कर लीजिए 4 हाइड्रोजन हो गए। हमारे ऑक्सीजन देख लीजिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से यह बैलेंस, तो ये अवक्षेप जम जाता है। दूसरी विधि, दूसरे में देखते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में किस प्रकार से यह काम करता। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम, और यहाँ बात कर रही है हमने, यह कैल्शियम क्या है OH, यानी इसको हम क्या बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना या चूना पानी हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए पहली खस्ट कैल्शियम कार्बोनेट तो मिलेगा ही मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस 2H2O। तो कैल्शियम ने कार्बोनेट के साथ में एक CaCO3 बना लिया, एक CO3 बचा, मैग्नीशियम ने लिया, 2 हाइड्रोजन बचे। तो यहाँ पे और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम बात की O जो कि कितने हैं 2 है। तो इस प्रकार जल का अणु मिल गया। तो ये क्या हुआ, एक क्लार्क विधि हुआ, और क्लार्क विधि के द्वारा हम इस प्रकार से अस्थायी प्रकार की कठोरता को दूर कर सकते। तो हमने 2 विधि देख ली, एक पानी को उबाल के, और दूसरी हमने बात की क्लार्क विधि के द्वारा अस्थायी कठोरता को दूर करना। अब हम बात करेंगे स्थायी कठोरता को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। देखो ये स्पेशल अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग कोर्सेज में पढ़ाने वाली ये चीज़ होती है। आप कई यूनिवर्सिटी में देखेंगे कि इंजीनियरिंग में वाटर एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये चीज़ इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में आती है। तो हम उतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल बात करेंगे कि भाई कठोरता कितने प्रकार की होती है। तो हमने बात कर ली कि 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को हम पानी को उबाल के दूर कर सकते हैं, जबकि परमानेंट जो कठोरता होती है इसको हम उबाल के दूर नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए रासायनिक उपचार की जरूरत होती है। हम सिंपल सी बात करें कि भाई स्थायी कठोरता किसके कारण होती है और अस्थायी किसके कारण होती है, तो हम बात करते हैं कि भाई अस्थायी कठोरता जो होती है वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जबकि अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्डनेस में जो कुछ ऐसे साल्ट जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनको हम पानी को कितना भी उबाले लेकिन ये हटती नहीं है या रिमूव नहीं होती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, और इसको हम रासायनिक उपचार विधि के द्वारा हटाते हैं। तो ये हमने अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये और भी 2 विधियां बताई। तो ये अस्थायी की बात हुई। अब हम बात करेंगे स्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्थायी कठोरता को दूर करना। तो स्थायी कठोरता क्या होती है, इस चीज में हम समझ चुके कि ऐसी कठोरता जो कि पानी को उबालने पर दूर नहीं होती, तो वो स्थायी कठोरता कहलाती है। इसके लिए हम विशेष प्रकार की कुछ केमिकल ट्रीटमेंट या रासायनिक उपचार करते हैं और इस प्रकार की कठोरता को हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी कठोरता को दूर करने की पहली विधि, जिसमें कि हम
वॉशिंग सोडा सभी ने देखा होगा, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा का उपयोग करके या वॉशिंग सोडा का उपयोग करके स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? हम जानते हैं कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम के सल्फेट, इनके द्वारा क्या होती है? स्थायी कठोरता होती है। तो मैं यहां बात करता हूं पहली विधि, धावन सोडा या इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा सभी ने देखा है, सभी के घर में रहता है। इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो Na2CO3 होता है। ठीक, अब इसके द्वारा हम कैसे पानी की कठोरता को दूर करते हैं, मतलब कि स्थायी कठोरता को दूर करना है। तो स्थायी कठोरता के लिए हम वही साल्ट लेंगे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले ले या मैग्नीशियम क्लोराइड ले ले या कैल्शियम सल्फेट ले ले या मैग्नीशियम सल्फेट ले ले, जिसके कारण की स्थायी कठोरता होती है। किसके कारण स्थायी कठोरता दूर होती है? हमने बात की कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनके द्वारा क्या होती है? पानी में स्थायी प्रकार की कठोरता होती है। अब इनको हमें दूर करना है। तो पहली विधि हम देख रहे हैं धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसके द्वारा हम इसकी कठोरता को दूर करते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ठीक, अब इसको देखो, मैंने जैसे यहां पे ले लिया कैल्शियम क्लोराइड और हम दूर किससे कर रहे हैं? Na2CO3 वॉशिंग सोडा के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए, जब भी कठोरता दूर होती है तो हमें इस कैल्शियम को हटाना होता है। कैल्शियम को हम जब कार्बोनेट में परिवर्तित कर देते हैं तो इसका क्या होता है? हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, और इस अवक्षेप को हम विभिन्न विधियां, मतलब कि अवक्षेप को हम या तो छान के अलग कर लेते हैं या जब ये तल में सेटल डाउन हो जाता है या जम जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? जो अवक्षेप प्राप्त होता है वह अघुलनशील होता है, अर्थात कि इसको हम छान के या नीचे पेंदे में जब ये जम जाता है तो इसको किसी विधि के द्वारा अलग कर लेते हैं, और जो पानी मिलता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट या मृदु जल होता है। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड को हमने वॉशिंग सोडा के साथ में क्रिया की तो यह कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl में बदल गया। अब कैल्शियम क्लोराइड के कारण तो कोई कठोरता होती नहीं है, ये क्या होता है? नीचे सेटल डाउन हो जाता है। किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में। ठीक, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। अब दूसरी मैं बात करूं, अगर यहां पे मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 प्लस हमने बात की Na2CO3, ये क्या होगा? यहां पे देखिए, यहां पे कार्बोनेट है तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस SO4। तो यहां पे अब कोई हार्डनेस नहीं है, क्योंकि हार्डनेस किसके कारण होती है? या तो यहां पे कैल्शियम क्लोराइड के कारण है, यहां पे मैग्नीशियम सल्फेट के कारण है। इसने सोडा ने क्या किया? इस वॉशिंग सोडा ने इनको कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में परिवर्तित कर दिया। अब इनके कारण कोई हार्डनेस पानी में नहीं होती। इस अवक्षेप को हम छान के या किसी विधि के द्वारा पानी से अलग कर लेते हैं जब ये सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि तली में जम जाता है, ये कीचड़ के रूप में नीचे जम जाता है। इसको हम प्रिसिपिटेट भी कहते हैं। तो ये बात हो गई, धावन सोडा विधि के द्वारा हम स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं एक बहुत फेमस विधि जिसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। और आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा किस प्रकार से हम पानी की स्थायी कठोरता को दूर करते हैं, यानी कि स्थायी कठोरता का सीधा तात्पर्य क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की हम बात करते हैं। तो चलिए सेकेंड विधि अब देखते हैं, जियोलाइट। मैं यहां पे नाम भी लिख देता हूं, अकार्बनिक परम्यूटेड मेथड। तो चलो यहां पे इसकी बात हो गई अकार्बनिक परम्यूटेड अथवा जियोलाइट। ये क्या होता है? इसका उपयोग उन आयनों को हटाने के लिए किया जाता है जिसके कारण कि पानी में कठोरता होती है, तो जिसको हम जियोलाइट कहते हैं। अब जियोलाइट क्या होता है?
या इसकी को हम परम्यूटेड कहते हैं, या इस मेथड का ही नाम क्या हो गया, परम्यूटेड और जियोलाइट प्रोसेस। इस प्रोसेस की खास बात होती है, इस प्रोसेस की बात होती है कि हम उन आयनों को हटाते हैं जिसके कारण कि पानी में कठोरता होती है, जैसे हमने यहाँ पे बात की। अब इस विधि की एक खास बात होती है कि इसमें कठोर जल मतलब कि अस्थायी प्रकार की जो कठोरता होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हमने बात की। क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या हम कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मतलब कि सभी प्रकार की कठोरता को इस विधि के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। तो ये विधि बहुत सरल विधि है और बहुत सस्ती विधि है, जिसके कारण कि हम पानी को मृदु कर सकते हैं या उसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अब हम उस चीज को समझे कि इसमें आखिर क्या होता है और जिसके कारण कि इसके आयन को हम किस प्रकार से रिमूव करते हैं, या हम ये बोल सके कि क्या होता है जिसके कारण कि पानी की कठोरता दूर होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें समझना पड़ेगा कि जियोलाइट क्या है। हम इसको सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पे हम जियोलाइट या परम्यूटेड जिसका नाम है, ये होता है सोडियम जियोलाइट। इसको मैं सिंपल से बोलता हूं सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट H2O ये होता है, मतलब कि सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन के हाइड्राइड, मतलब कि यहाँ पे H2O हाइड्राइड है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, एक हाइड्राइड है। तो इतना बड़ा फार्मूला ना लिख के मैंने सिंपल से इसको रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, जेड के द्वारा। तो मैंने यहाँ पे Na2Z इसको हम कह सकते हैं, Na2Z। जेड ये सभी है। अब देखिए सोडियम जियोलाइट वास्तव में अगर देखा जाए तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ होता है और इसमें विशेषता होती है कि यह जो धनायन होते हैं, मतलब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये वास्तव में देखा जाए तो ये धनायन है। इनको यह क्या कर लेता है, जल से उसको कैप्चर कर लेता है या पकड़ लेता है। तो उसके लिए एक विशेष प्रकार के एक उपकरण, मतलब कि एक बॉयलर टाइप का एक उपकरण हम उपयोग करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, इसके पेने में मोटी रेत भर देते हैं। उसके बाद हम एक यहाँ पे जियोलाइट बेड, मतलब कि जो ये अकार्बनिक पदार्थ होता है जिसको हम जियोलाइट कहते हैं, सोडियम जियोलाइट, यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, मतलब इसका एक बेड यानी कि बिस्तर बना देते हैं। ठीक, अब हम एक पाइप के द्वारा, एक लंबा पाइप लेते हैं और इस कठोर जल को इसके द्वारा इसमें इंटर करते हैं। ठीक, तो ये पाइप नीचे रेत तक जाता है। ठीक, अब ये रेत में जब ये पानी जाता है और उसके ऊपर हमने जियोलाइट बेड, मतलब कि ये जेड में से पानी ऊपर जा सकता है। अब जैसे ये पानी नीचे आता है, कठोर पानी, तो ये पानी क्या होगा, इस रेत से होते हुए, अब ये जियोलाइट से होते हुए ये ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे यह सॉफ्ट होके या मृदु होके यह बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जिसके कारण कि इसमें जो आयन होते हैं वो हट जाते हैं। हमने बात की कि यहाँ पे क्या है, ये सोडियम जियोलाइट या जिसको हम परमिएटेट कहते हैं, Na2Z, सोडियम जियोलाइट जिसको हम कहते हैं। इसमें विशेषता होती है कि जैसे ये हार्ड वाटर जाता है, अब हार्ड वाटर में क्या होता है, इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जिसके कारण कि पानी में कठोरता होती है, इसको यह दूर करता है। तो हम किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, स्थायी कठोरता, तो हम इनकी ज़्यादा बात कर लेते हैं। चलो हम इनके द्वारा बताते हैं कि इसमें क्या होता है जिसके कारण कि इसमें कठोरता, जैसे कि नाम से क्लियर है कि इसमें आयनों का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। जिस आयन के कारण कठोरता होती है पानी में, वो आयन यहां से निकल जाएंगे। जैसे हम बात करें, मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम क्लोराइड। अब ये कैल्शियम क्लोराइड के कारण क्या है, पानी में कठोरता है। अब ये जैसे पानी इस जियोलाइट बेड से गुजरेगा, ठीक, ये पानी क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो क्या होगा, ये पानी, अगर मैं यहां पे बात करूं Na2
जेड। ये क्या है मेरा सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि Al2Si2O8XH2O, इतना लिखने की जरूरत नहीं। इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, जेड। जेड का मतलब होता है जियोलाइट। सोडियम मैंने सामने लिख दिया और इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। जेड बराबर इसे हम समझ जाते हैं कि Al2Si2O8XH2O होता है। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है। ये कैल्शियम के कारण हार्डनेस होती है। ये सोडियम जियोलाइट क्या करेगा, इस कैल्शियम को कैप्चर कर लेगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम जियोलाइट। क्या बना लिया, कैल्शियम जियोलाइट। प्लस अगर मैं बात करूं यहां पे 2NaCl बचा। देखिए NaCl बचा, कैल्शियम जियोलाइट। इसी प्रकार हम यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम को क्या किया, इसने कैप्चर कर लिया। जेड अच्छे से लिखो, ठीक। अब इसी प्रकार मैं बात करूं यहां पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Na2Z, सोडियम जियोलाइट। क्या होगा, अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे भी ये मैग्नीशियम के कारण हार्डनेस है, तो ये क्या होगा, Mgz बना लेगा। और Mgz बनाने के बाद क्या बचा हमारे पास, बचा अब सोडियम और SO4। तो यहां हम बात कर लेते हैं Na2SO4। अब चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने देखा कि इनके कारण पानी में हार्डनेस होती है, हमने ऊपर बात की। ये सोडियम जियोलाइट क्या करता है, इस कैल्शियम को, यहां पे मैग्नीशियम को, इनको यहां से क्या करता है, ये जेड कैप्चर कर लेता है, ठीक। और क्या बना लेता है, कैल्शियम जेड और Mgz, मतलब कि कैल्शियम जियोलाइट मैग्नीशियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। अब इनके कारण तो कोई हार्डनेस होती नहीं है पानी में, तो ये पानी में रह जाते हैं। अब हमने क्या बात की थी कि इस विधि के द्वारा जिनके कारण हार्डनेस होती है, इन आयनों को हम ऐसे आयनों के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं जिसके कारण पानी में कोई हार्डनेस नहीं होती। तो इन आयनों के कारण कोई पानी में हार्डनेस नहीं है। अब ये पूरा का पूरा बेड काय में परिवर्तित हो गया, या तो ये कैल्शियम जियोलाइट में परिवर्तित हो गया या मैग्नीशियम। यदि कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहे तो कुछ समय बाद में यह जो बिस्तर होता है या जो जियोलाइट का एक बेड होता है जिससे पानी ऊपर होके गुजरता है, ये पूरा जियोलाइट काय में बदल जाता है, जो कि वास्तव में सोडियम जियोलाइट था। ये सोडियम जियोलाइट काय में परिवर्तित हो गया, कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में परिवर्तित हो गया, जेड। तो अब ये कुछ समय बाद में काम करना बंद कर देता है। क्यों, क्योंकि भाई मैग्नीशियम और कैल्शियम जियोलाइट तो किसको कैप्चर करेगा, किसी को कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके कारण तो हार्डनेस है। अब हार्डनेस वाले पदार्थ खुद इनके पास, जियोलाइट के पास भी उपस्थित है, तो ये काम करना बंद कर देगा। फिर हम क्या करते हैं, हमने यहां पे ऊपर लिखा कि NaCl विलियन, इस सोडियम क्लोराइड विलियन को क्या करते हैं, हम इस उपकरण से गुजारते हैं। अर्थात कि ये जो लवण, मतलब जो NaCl साल्ट होता है, इस विलियन को एक मतलब सोडियम क्लोराइड विलियन को इस पात्र से होके गुजारते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट होता है, ये क्या होता है, पुनः रीजनरेशन हो जाता है। तो हम सेकंड मेथड देखते हैं कि इसका रीजनरेशन करना होता है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि इस कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट को पुनः किसमें परिवर्तित करना है, हमें सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित करना है। तो हम क्या करेंगे, इस नमक के पानी को यहां से बहा देंगे। सिंपल सी बात करें तो जब इस जियोलाइट बेड के ऊपर से यह पानी गुजरेगा तो यह काय में परिवर्तित हो जाएगा, पुनः सोडियम जियोलाइट में। तो यहां पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट बेड, रीजनरेशन
रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट बेड, जियोलाइट बेड। ठीक, अब देखिए क्या होगा। हमने बात की कि रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट बेड। अब चूंकि हमारा बेड जो है काय में परिवर्तित हो गया, कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम, तो मैं यहाँ पे कैल्शियम जेड बात करता हूँ और यहाँ पे यानी Cl बात करता हूँ। इसी प्रकार मैं Mg की बात करता हूँ और यहाँ पे भी मैं चूने का नमक के पानी को क्या करता हूँ, रीजनरेट करता हूँ या इसके ऊपर से बहाता हूँ। तो मेरा जो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट है काय में परिवर्तित हो जाएगा, यह परिवर्तित हो जाएगा सोडियम जियोलाइट में। तो मैं इसको कैसे करूं, यानी जेड में परिवर्तित हो गया। अब क्या बचा, Na2जेड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दो मुझे NaCl की जरूरत पड़ेगी, तो Na2जेड आ गया। अब दो क्लोरीन बचे, तो यहां पे क्या हो गया, यह इससे क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बना लिया। ठीक, उसी प्रकार यहां पे हम बात करते हैं कि जो मैग्नीशियम जियोलाइट था यह भी काय में परिवर्तित हो गया। देखिए Na2जेड प्लस यहां पे जो मैग्नीशियम है, अब यहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, देखिए। ठीक, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से यह विधि के द्वारा हमने देखा कि यह आयनों को जिसके कारण की कठोरता होती है उस कठोरता को हमने क्या किया, दूर कर दिया। तो इसको बोलते हैं अकार्बनिक परम्यूटेड या जियोलाइट मेथड्स। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी कार्बनिक विधि के द्वारा किस प्रकार से आयन एक्सचेंज करते हैं या कार्बनिक आयन एक्सचेंज विधि। चलिए अब हम दूसरी मेथड देखते हैं, आयन विनिमय संश्लेषित रेजिन या कार्बनिक आयन विनिमयक, या इसको हम एक्सचेंजर भी कहते हैं। इंग्लिश में आयन एक्सचेंज रेजिन या ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। वास्तव में ये एक सिंथेटिक रेजिन होता है जो कि जल में उपस्थित धनायन और ऋणायन जिनके कारण की पानी में कठोरता होती है उन आयनों को रिमूव करता है। पहले में हमने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम के आयनों की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे यह दोनों प्रकार के आयनों की बात हो रही है, धनायन किसी भी प्रकार का और ऋणायन, ये दोनों को यहाँ पे क्या होता है, रिमूव किया जा सकता है या पानी से हटाया जा सकता है, जिसके कारण की पानी में कठोरता होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पात्र की बात करेंगे। यहाँ पे दो सिलेंडर लिए जाते हैं और इस सिलेंडर में एक जो सिंथेटिक रेजिन जिसको कि हम बोलते हैं धनायन विनियक रेजिन, मतलब कि जो H+ आयन होते हैं इसमें। ठीक, H+ आयन होते हैं और दूसरे सिलेंडर में एक दूसरा रेजिन होता है जो कि ऋणायन विनिमयक रेजिन या जिसको OH- युक्त होता है ये। ठीक है, ये दो प्रकार के यहाँ पे रेजिन होते हैं, एक धनायन विनिमयक रेजिन और दूसरा ऋणायक विनिमय रेजिन। अब हम बात करते हैं कि इस पात्र में ऐसी व्यवस्था होती है कि एक प्रकार में जिसमें कि कठोर जल, मतलब कि जिसकी कठोरता हमें हटानी होती है, उस कठोर जल को इस पात्र में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक, अब नीचे बॉटम साइड में इसमें काफी सारे कंकर रेत टाइप के हम पदार्थ डाल देते ताकि पानी यहां से क्या हो, फिल्टर हो जाए। अब देखिए कठोर जल आता है, इसके बाद में दूसरी एक व्यवस्था होती है इसमें रीजनरेशन के लिए। यहाँ पे हम रीजनरेशन के लिए तनु HCl का उपयोग करते हैं और दूसरे तरफ हम NaOH का उपयोग करते हैं, मतलब कि ये क्षार और ये अम्ल। अब क्या होता है इस चीज को समझे। पात्र सिंपल है, कठोर जल यहाँ से आता है, इस धनायन रेजिन से होके पहले गुजरता है, यहाँ से इस कंकर पत्थर से होते हुए या गुजरते हुए इस प्रकार से इस पात्र में आता है। अब इस पात्र में जो कि ऋणायन विनिमयक रेजिन होता है इसमें से होके निकलता है, तो इसमें से जो पानी मिलता है हमें यहाँ पे सॉफ्ट वाटर या मृदु वाटर मिलता है। रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, कठोर जल में हम जानते हैं कि कई सारे धनायन होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर ले कैल्शियम और मैग्नीशियम के धनायन, तो कैल्शियम
और यहाँ हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम। ठीक, ये क्या है, धनायन। तो सबसे पहले जो पहला पात्र होता है, इस पात्र में हम कठोर जल जैसे ही इंटर करते हैं और इस इंटर करने के बाद में यह धनायन विनिमय रेजिन से होके जब गुजरता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, यह रेजिन होता है। हमने यहाँ पे इस रेजिन को क्या लिखा, H प्लस रेजिन। ठीक, ये H प्लस रेजिन क्या करेगा, ये H प्लस इस हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ में जुड़ के क्या बना लेगा, कैल्शियम रेजिन बना लेगा। ठीक, मतलब कि यहाँ का जो प्लस चार्ज है वो हट जाएगा। अब कैल्शियम में कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है। ठीक, तो क्या किया इसने, इस कैल्शियम के पॉजिटिव आयन को यहाँ से हटा दिया, तो ये कैल्शियम रेजिन बन गया। अब बचा क्या, ये प्लस आयन तो रहेंगे पानी में, क्लोरीन माइनस को यहाँ पे कोई क्रिया नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही है, यहाँ पे धनायन की बात कर रही है, सिर्फ धनायन का ही एक्सचेंज होता है। तो धनायन का एक्सचेंज करके क्या बना लिया, कैल्शियम रेजिन बना लिया। उसी प्रकार दूसरे धनायन की बात करते हैं कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जो बात होती है, यहाँ पे ये कठोर जल में मैग्नीशियम भी सल्फेट भी होता है। ठीक, यहाँ पे हमने क्लोरीन की बात की, यहाँ पे हमने सल्फेट की बात की, तो सल्फेट को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैग्नीशियम प्लस को जो है यह मैग्नीशियम रेजिन बना लेगा। अब ये इसमें ये प्लस रेजिन है, ये रेजिन क्या करता है, इस मैग्नीशियम से यह चार्ज को हटा देके यह क्या बनाता है, मैग्नीशियम रेजिन। और ये प्लस आयन रहते हैं पानी में, सल्फेट रहता है। यहाँ पे हम बात करें कि क्या रहता है, क्लोरीन माइनस और H प्लस। तो हम यहाँ पे लिख दिए कि यहाँ से जो पानी गुजरता है इसमें से क्या क्या है, एक तो H प्लस आयन है, यहाँ पे Cl माइनस है, SO4 है, ये पानी में यहाँ पे दूसरे पात्र में आते हैं। ठीक, अब दूसरे पात्र में हम जानते कि OH युक्त क्या है, यहाँ पे रिनायन एक्सचेंजर है, इसको हम बोलते हैं OH युक्त रिनायन एक्सचेंजर रेजिन। ठीक, अब इस रेजिन वास्तव में ये सिंथेटिक रेजिन होते हैं, संश्लेषित रेजिन होते हैं, और इसमें क्या होता है, OH युक्त होता है, OH माइनस युक्त। अब यहाँ पे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे हमने बात की क्या क्या आते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम रिनायन की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि रिनायन को हटाने के लिए कौन सा पात्र यूज करते हैं हम, रिनायन एक्सचेंजर रेजिन। अब यहाँ पे देखिए Cl माइनस सल्फेट माइनस, ये OH युक्त रेजिन है, ये पूरा का पूरा हमने क्या बात की यहाँ पे, OH युक्त रेजिन, ये OH युक्त रेजिन। तो ये क्या करेगा, ये इनसे मिलके क्या बना लेगा, Cl रेजिन और ये SO2 रेजिन। ये इस प्रकार से इसके साथ में क्या लेगा, ये इनसे जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा अब, OH माइनस और OH माइनस। अब हम बात करते हैं कि ये जो OH माइनस होता है, ये जल में जो ये H प्लस आयन होते हैं, ये H प्लस आयन इस OH माइनस से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो जल आता है वो क्या आता है, मृदु जल आता है, इसमें किसी प्रकार का कोई आयन नहीं होता है। मतलब कि ये H2 H प्लस आयन और OH माइनस, जो कि यहाँ पे हमें यह OH और OH, और यहाँ हम बात करते हैं जो ये जल में H प्लस आयन होते हैं, ये H प्लस आयन जो इसके साथ में आते हैं, ये मिलके क्या बना लेते हैं, H प्लस और OH माइनस मिलके यह H2O का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होता है, अब सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर। ठीक, अब ये जो रेजिन थे, यहाँ पे धन युक्त रेजिन था, यहाँ H प्लस आयन युक्त रेजिन था, यहाँ पे OH माइनस युक्त रेजिन था। ये रेजिन वास्तव में देखा जाए तो इसके द्वारा जब ये कठोर पानी इससे गुजरा तो इनमें कुछ परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए, यहाँ पे हमने देखा कि ये रेजिन काय में परिवर्तित हो गया, ये कैल्शियम रेजिन में परिवर्तित हो गया, ये मैग्नीशियम रेजिन में परिवर्तित हो गया, ये कैल्शियम यहाँ पे Cl माइनस रेजिन और यहाँ पे सल्फेट माइनस रेजिन। अब इनको हमें रीजनरेट करना है, क्या करना है, इनको रीजनरेट करना है। तो क्या करेंगे, हमने बात की थी कि इसको रीजनरेशन के लिए हम यहाँ पे HCl का घोल मिलाएंगे और इस HCl को इस पानी से गुजारेंगे। तो क्या होगा, जो कैल्शियम रेजिन था जो हमें यहाँ पे मिला, कैल्शियम रेजिन और मैग्नीशियम रेजिन, ये दोनों प्रकार के जो रेजिन जो कि धनायन विनिमय एक्सचेंजर
के द्वारा, इस हार्ड वाटर के द्वारा काय में परिवर्तित हो गया? जो H प्लस रेजिन था, अर्थात कि जो H प्लस रेजिन था वो काय में परिवर्तित हो गया? कैल्शियम रेजिन में परिवर्तित हो गया। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि H प्लस रेजिन था वो मैग्नीशियम रेजिन में परिवर्तित हो गया। अब इस कैल्शियम रेजिन और मैग्नीशियम रेजिन को मुझे पुनः H प्लस रेजिन में बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? HCl के घोल को यहाँ से गुजारना पड़ेगा। जैसे ही मैं HCl के घोल को यहाँ से गुजारूंगा, ये HCl के घोल को गुजारा तो क्या हुआ? ये कैल्शियम रेजिन जो था वह कैल्शियम क्लोराइड और H प्लस रेजिन में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद में ये पूरा रेजिन, जो धनायन विनिमय रेजिन जो H प्लस युक्त था, वो काय में परिवर्तित हो गए? कैल्शियम और मैग्नीशियम रेजिन में परिवर्तित हो गया। तो अब मुझको इसको रीजनरेशन करना है, तो इस क्रिया को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन करने के बाद फिर से यह वर्किंग में आ जाता है। नहीं तो अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी तो ये धन विनिमय रेजिन जो है वो काय में परिवर्तित हो गया? कैल्शियम रेजिन और मैग्नीशियम रेजिन। अब इस प्रकार का कोई भी यह धन आयनों को एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, इसको परिवर्तित करना पड़ेगा हमें काय में? हमें परिवर्तित करना पड़ेगा इसको H प्लस रेजिन में। अब H प्लस रेजिन के लिए हमने HCl का घोल लिया, तो यह कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम ने इस क्लोराइड को पकड़ लिया और ये H प्लस यहाँ से क्या किया? 2 H प्लस मुक्त कर दिए, तो यहाँ पे यह H प्लस रेजिन बन गया। उसी प्रकार अब ये परिवर्तित हो गया। अब दूसरा ये वाला भी रेजिन हम देख रहे हैं कि OH माइनस रेजिन और OH माइनस रेजिन, हम इससे जो क्लोरीन और सल्फेट यहाँ पे आए, इन्होंने क्या बदल दिया? इसको क्लोरीन माइनस रेजिन और इसको सल्फेट माइनस रेजिन। अब इनको हमें परिवर्तित करना पड़ेगा काय में? हमें इनको फिर से इसमें रीजनरेट करना पड़ेगा, OH माइनस रेजिन और OH माइनस रेजिन। तो कब होगा? जब हम यहाँ पे NaOH का घोल लेंगे और इसमें डालेंगे, और इसमें से जब ये पानी गुजरेगा तो ये काय में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए Cl माइनस रेजिन को हमने NaOH का घोल लिया, तो ये OH माइनस रेजिन प्लस NaCl में यह बदल गया। तो इस प्रकार से यह आयन एक्सचेंज मेथड ये बहुत ही उन्नत टेक्निक है, और इस टेक्निक का सबसे ज्यादा उपयोग आज सॉफ्ट वाटर करने के लिए करते हैं। मतलब कि हार्डनेस को, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए इस मेथड का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस प्रकार ये हो गई आयन एक्सचेंज मेथड। हमने 2 मेथड देखी यहाँ पे, एक सोडियम जियोलाइट और दूसरी हम बात की सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन या ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर मेथड। तो इस प्रकार से यह सॉफ्टवेयर नेट की मेथड हो गई।